नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ एक ब्रेकिंग में स्वागत है। और प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रिजल्ट जारी किया। 12वीं में रायगढ़ की रहने वाली विधि भोसले ने टॉप किया है, जबकि 10वीं कक्षा में राहुल यादव ने बाजी मारी है। 10वीं की परीक्षा में 75.05% छत्तीसगढ़ का परिणाम प्रतिशत रहा। 12वीं की परीक्षा परिणाम की प्रतिशतता की यदि बात करें तो 79.96%, लगभग 80% ये परिणाम कहा जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। 10वीं में चोटी के 5 छात्र जशपुर के रहने वाले हैं। और 12वीं की परीक्षा में रायगढ़ की विधि भोसले ने बाजी मारी है और पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। विधि के परिवार में इस परीक्षा परिणाम से खुशी की लहर है और परिवार के लोग काफी खुश हैं। विधि भी काफी प्रसन्न हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं और 12th में छत्तीसगढ़ में टॉप की है रायगढ़ कुसौर की विधि भोसले ने छत्तीसगढ़ में 98.2% के साथ जो है टॉप 10 में फर्स्ट स्थान हासिल किया है। हमारे साथ विधि है। विधि से बात करेंगे कि इस मेहनत के पीछे श्रेय किसको देते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हमारे साथ विधि बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विधि। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो आपने स्कोर गेन किया है, किसको इसके लिए जो है मानते हैं कि कौन आपको मोटिवेट करता रहा, कितनी पढ़ाई करते थे आप? सबसे पहले मम्मी पापा, मेरे दीदी भैया और सभी टीचर, जो भी टीचर मेरे अभी बहुत ही मेहनत किए हैं। सभी टीचर्स भी बहुत मेहनत किए मेरे ऊपर जी। और मैं दिन में 7-8 घंटे पढ़ाई करती थी और पूरे लगन के साथ पढ़ाई करनी। अच्छा, अब क्या करना चाहती हैं आगे, किस फील्ड में जाना चाहती हैं और क्या बनना चाहती हैं? मैं फ्यूचर में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और उसी फील्ड में काम करूँगी। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा भैया दीदी। अच्छा, क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं? होटल रेंट देते हैं हम लोग जी। अच्छा, हमारे विधि जैसे बता रहे हैं कि भविष्य में एग्रीकल्चर को, तो क्या आपके परिवार में खेती किसानी से जुड़े हैं या कोई बिजनेस करते हैं कुछ? हाँ, पापा खेती किसानी थोड़ा करते हैं, बाकी उतना कुछ एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े। घर का माहौल कैसा रहा था पढ़ाई लिखाई में? घर का माहौल एकदम पढ़ाई के लिए बेस्ट था और शांति माहौल मिला और मम्मी पापा ने पूरा फोकस किया मेरे ऊपर कि अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। अच्छा, कुछ बातें जानना चाहेंगे जो वीडियो आपके बच्चे जो देख रहे हैं, जो भविष्य में या जो टॉप नहीं कर पाए हैं या जो और आपकी तरह टॉपर बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे टॉप कर सकते हैं? बस मेहनत चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इंटरेस्ट लेना चाहिए और सबसे ज़्यादा लगन होनी चाहिए और पूरा मेहनत लगना चाहिए, अपना 100% कम देना चाहिए। जी, ये थे विधि जिन्होंने स्टेट टॉप किया 12th में। हमारे साथ विधि की मम्मी भी, उनसे भी बात करेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, इस उपलब्धि के पीछे किसकी मेहनत है? उसका खुद का है सर। हम लोग भले सपोर्ट किए हैं लेकिन वो खुद अपना मेहनत लगन से पढ़ी है। ठीक, ये देख सकते हैं विधि के मम्मी है। विधि के परिवार जो है विधि के इस जो अचीवमेंट है उसको लेकर काफी खुश हैं और लोग जो है बधाई देने के लिए विधि के पास पहुंच रहे हैं। रायगढ़ से न्यूज 18 के लिए हरपाल सिंह खूटे। और बढ़ते हैं आगे। 10वीं के टॉपर राहुल यादव की बात करें तो हमारे न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर अभिषेक से उन्होंने बातचीत की। अभिषेक ने उनसे संपर्क किया और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनवाते हैं आपको। साथ इस वक्त 10वीं के टॉपर राहुल यादव जुड़ गए। राहुल, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। थैंक यू सर। राहुल, कैसा लग रहा है? उम्मीद थी टॉप कर जाएंगे? हाँ, पूरी उम्मीद थी। क्या पढ़ाई की रणनीति बनाई थी आपने? कितने घंटे पढ़ते थे? सेल्फ स्टडी दिन में 5 से 6 घंटे। क्या सब्जेक्ट है राहुल आपका? सब्जेक्ट अब बायो लेना है। बायो लेना है आपको। क्या बनने का सोचा है आपने आगे? डॉक्टर बनेंगे। राहुल, आप जशपुर के रहने वाले हैं? हाँ। जशपुर में ही रह के आपने पढ़ाई की? क्या पर्याप्त सुविधाएं वहाँ पर थी आपको लगता है? पूरी सुविधा थी सर, हमारे टीचर ने पूरा सहयोग किया हमारा। अच्छा, क्या आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम के समय कुछ अलग रणनीति थी? 6-7 घंटे या साल भर पढ़ाई की आपने? पूरे साल भर पढ़ाई की थी सर। साल भर पढ़ाई की थी। यस सर। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बच्चे तनाव में आ जाते हैं, एग्जाम का एक अलग तनाव होता है, क्या आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, एग्जाम का तो तनाव नहीं था। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो कुछ तनाव नहीं है। अच्छे से तैयारी करेंगे तो तनाव नहीं होता है, मतलब साल भर पढ़ना चाहिए। हाँ। राहुल, अब आगे की स्टडी क्या वहीं पर आप पढ़ाई करेंगे या और भी कुछ सोचा है? नहीं, मैं वहीं रह कर पढ़ूंगा। वहीं रह के पढ़ेंगे। क्या जशपुर के लिए भी कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि आपके इलाके के लिए आप वहाँ पर डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन के लोग बाहर निकल जाते हैं?
मैं जरूर यहाँ कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल राहुल। और छत्तीसगढ़ में बुधवार का दिन ब्लैक वेंसडे के तौर पर साबित हुआ। कई जिलों से हादसे की खबरें आई, प्रदेश पूरा दहल गया। एक के बाद एक हुए 4 हादसों में 10 लोगों की जान चली गई, वहीं 7 लोग इन हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए। सूरजपुर में अंबिकापुर बनारस मार्ग पर कार और ट्रक के बीच भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही, और वहीं 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। कोरबा में मदनपुर फॉरेस्ट बैरियर के पास कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में सब इंस्पेक्टर मनोज तिर्की की भी मौत हो गई। उधर जगदलपुर के कुंगारपाल गांव में बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। अंबिकापुर के इरगवा में 3 युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। 2 घायल लोगों को इलाज दिया जा रहा है और हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने शोक प्रकट किया है। और दिल दहला देने वाली घटना सख्ती से सामने आई, जहां पर मां ने अपनी 2 बच्चियों को जहर देकर खुद ट्रेन से कटकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि महिला का पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा था, जिससे परेशान इस महिला ने अपनी बच्चियों के साथ आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। सक्ती थाना क्षेत्र के घटी इस दिल दहला देने वाली घटना से हर कोई हैरान है। बिलासपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में 3 बदमाशों ने तोड़फोड़ की। कार में तोड़फोड़ से इलाके के लोगों में दहशत है, और तारबहार के विद्यानगर इलाके में बदमाशों ने देर रात कार में तोड़फोड़ की। कार मालिकों की शिकायत पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अंबिकापुर में सूने मकान में लाखों की चोरी की गई। नकदी समेत लाखों के जेवरात चोरी किए गए। करीब 40 से 50 लाख रुपए की यह चोरी बताई जा रही है। शादी समारोह में पूरा परिवार गया हुआ था और मोमिनपुरा इलाके की यह घटना। कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया अंबिकापुर से, जहां परिवार शादी समारोह में हिस्सा लेने गया हुआ था और यहां चोरों ने सोना मकान देखते हुए 40 से 50 लाख रुपए की चोरी कर डाली। और भिलाई से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीएसपी में ठेका मजदूर की मौत का मामला। बीएसपी प्रबंधन पर हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग। मजदूर संगठन ने शव लेने से इनकार कर दिया। सेक्टर 9 अस्पताल के सामने हंगामा हो रहा है और बीएसपी में 25 अप्रैल को हादसा हुआ था और SMS 2 के कास्टर 2 में झुलसे थे 4 ठेका मजदूर, और ठेका मजदूर रंजीत की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। और अब इस मौत के बाद से वहां काम करने वाले मजदूरों में आक्रोश है और बीएसपी प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप वे लगा रहे हैं और यहां नाराजगी है, आक्रोश है। और सेक्टर 9 के सामने, अस्पताल के सेक्टर 9 के सामने यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। सेक्टर 9 स्थित अस्पताल के सामने मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल जो ये पूरा हादसा हुआ है, इस हादसे में रंजीत की मौत के बाद लोगों में नाराजगी है। बीएसपी प्रबंधन पर हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर है हमारे साथ। मिथिलेश, क्या कुछ हो रहा है वहां? रंजीत की मौत के बाद काफी आक्रोश है मजदूरों में। निश्चित रूप से काफी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई थी, प्रबंधन की लापरवाही इसमें सामने आई है अभी जांच में। और इसमें यही कह रहे हैं कि जो श्रमिक संगठन है उनकी यही मांग है कि प्रबंधन पर जो है वो हत्या की धारा जोड़ी जाए। तो अभी फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है, इनका कहना है कि अभी पूरी जांच चल रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी फिलहाल शव लेने से इंकार किया जा रहा है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। जी, क्या मांगे हैं मिथिलेश? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, पहले भी हादसे होते रहे हैं, ये लीपापोती से
अब तक काम चलता रहा है, कोई पुख्ता कोई ठोस बात इसमें अब तक सामने आई है क्या? निश्चित रूप से जिस तरह से भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर में 25 अप्रैल को ये घटना हुई थी, उसमें जो है जहां पर ये वर्क चल रहा था, कास्टर 6 में जो चल रहा था वर्क, वहां वेल्डिंग का कार्य चल रहा था, लेकिन उस जगह में जो है स्थानीय जो गंभीर जो क्षेत्र होते हैं संयंत्र के भीतर, जो सेंसिटिव एरिया माने जाते हैं, उसकी श्रेणी में इसको शामिल नहीं किया गया था। तो सबसे पहली बड़ी लापरवाही तो यही। दूसरी बात, सेफ्टी जो चीज देना चाहिए था वो सेफ्टी भी उनको उपलब्ध नहीं कराई गई थी, और यही वजह है कि इस तरह से घटना हुई थी। 4 मजदूर झुलस गए थे, एक तो लगभग काफी झुलस गया था जिसकी आज मौत हो गई है इलाज के दौरान। तो इस पूरे मामले में ठेका श्रमिक संगठन जो है उनको यही कहना है कि बिल्कुल नाराजगी स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और देखना होगा कि आगे क्या स्थिति इस पूरे मामले में बनती है। फिलहाल आपको बता दें भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां वन मंत्री विजय शाह ने बड़ा बयान दिया चीतों की शिफ्टिंग को लेकर। न्यूज 18 से बातचीत में वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि चीतों की नौरादेही और गांधी सागर में शिफ्टिंग की तैयारी है। गांधी सागर में चीतों को शिफ्ट किए जाने की तैयारी हो चुकी है। गांधी सागर में शिफ्टिंग को लेकर टेंडर हुआ है। आने वाले 6 महीनों के भीतर चीते गांधी सागर में शिफ्ट किए जाएंगे। संख्या बढ़ने पर 6 महीने के भीतर शिफ्टिंग की जाएगी। गांधी सागर में चीतों को शिफ्ट किया जाएगा, और जब इनकी संख्या बढ़ेगी 6 महीने के भीतर इनकी शिफ्टिंग की तैयारी है, और चीतों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा काम हमने किया जी। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने और वहां के जो एक्सपर्ट्स थे कि इनका सर्वाइवल रेट 50% होगा जी। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर 2-3 गए हैं तो 4 आए भी है जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वाइवल रेट आज भी 110% से ज्यादा है। तो शिफ्टिंग को लेकर कोई तैयारियां नहीं है, सारे चीते वही रहेंगे या फिर एक साथ वहां पर हैं तो उनको अलग अलग? अभी हमने 8 चीते जंगलों में छोड़े हैं, 20-22 चीते उस जंगल की कैपेसिटी है, और जब ज्यादा हो जाएंगे हमारी नौरादेही और गांधी सागर वहां हम उनको शिफ्ट करेंगे। गांधी सागर की तैयारी हो चुकी है, टेंडर हो चुका है, काम चालू हो चुका है। विदिन 6 मंथ कुछ चीते वहां जाएंगे। और इस विषय को लेकर और बातचीत करेंगे। रंजना दुबे हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजना, अभी चूंकि जिस तरह से चीतों की शिफ्टिंग को लेकर कुछ समय जरूर है, लेकिन क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, कहां कमी आ रही है, क्यों परेशानी है ये, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जी आशीष, बिल्कुल जिस तरीके से कोनों में चीते छोड़े गए थे और वहां पर जब तमाम तरह की समस्याएं आ रही थी, उसके बाद चीतों को नई जगह पर कुछ चीतों को नई जगह पर शिफ्टिंग को लेकर तैयारियां की जा रही थी, और अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि कुछ चीतों का जो नया ठिकाना है वो अब गांधी सागर होगा, और गांधी सागर में अब चीतों को 6 महीने के भीतर छोड़ा जाएगा। इसको लेकर वन विभाग की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो वहां पर की जा रही हैं, और शुरुआती स्तर पर जिस तरीके से इंतजामात गांधी सागर के आसपास के क्षेत्र में किए जाने चाहिए उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और आने वाले 6 महीनों के भीतर चीतों को छोड़ा जाएगा। हालांकि अभी जो स्पष्ट नहीं है कि कितने चीतों को वहां पर छोड़ा जाएगा, क्या उनकी संख्या होगी। ये जो संख्या है ये बाद में खुद वन मंत्री की तरफ से स्थिति स्पष्ट करी जाएगी, लेकिन फिलहाल अब चीतों का जो नया ठिकाना है वो गांधी सागर में होगा, क्योंकि लगातार 2 से 3 चीतों की कूनों में मौत हुई है, और उसके बाद शिफ्टिंग को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी, और उसके बाद ये फैसला हुआ है। फिलहाल टेंडर भी हो चुका है गांधी सागर के लिए, और जल्द से जल्द यानी 6 महीने के भीतर कुछ चीतों को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। शुरुआती स्तर पर जो तैयारियां की जा रही हैं उनको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और जैसे ही तैयारियां पूरी हो जाएंगी 6 महीने के भीतर कुछ संख्या में चीतों को वहां पर छोड़ा जाएगा, और एक इसके बाद नौरादेही में भी शिफ्टिंग को लेकर तैयारियां हैं, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर अभी कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल यही है कि कूनों के बाद अब कुछ चीते गांधी सागर पहुंचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए।
और बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। सतना से खबर आ रही है जहां पर 5 मकान आग की चपेट में आ गए और जलते घर से सामान निकालने के चलते एक शख्स आग की चपेट में आ गया, झुलस गया। दरअसल अमरपाटन अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। मौके पर ताला थाना पुलिस अब तक नहीं पहुंची है और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कारण अब तक सामने आया वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो शख्स सामान निकालने के चलते आग की चपेट में आने की वजह से झुलस गया था उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, अमरपाटन हॉस्पिटल में ले जाया गया है। मौके पर ताला थाना पुलिस पहुंच गई है और फायर ब्रिगेड की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी बताया जा रहा है और 5 मकान इसकी चपेट में आ गए। घर से सामान निकालने के दौरान एक शख्स जरूर आग की चपेट में आ गया था जिसकी वजह से आग से वो झुलस गया। अमरपाटन हॉस्पिटल उसे ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए और मौके पर अब तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई है और ये एक गंभीर सवाल है। हालांकि स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन मिलकर के आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सतना से ये पूरा मामला सामने आया जहां पर 5 मकान आग की चपेट में आ गए हैं और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और आग बढ़ते बढ़ते 5 मकानों तक फैल गई। एक शख्स अपने घर से आग से सामान को बचाने के लिए निकाल रहा था, इस दौरान आग की चपेट में वो आ गया और झुलस गया है। हालांकि उसके इलाज के लिए उसे अमरपाटन हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस है, ताला थाना की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है। शिवेंद्र, क्या फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच पाई है वहां? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले घटना की जानकारी फायर अमले को दी गई थी अमरपाटन, रामनगर और रामपुर बघेलान, लेकिन अभी तक कोई भी फायर का अमला वहां पे नहीं पहुंचा है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आग पे काबू पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बस्ती में आग फैलने से रोक ली गई है। सिर्फ 5 घर आग की चपेट में आए हैं जिनकी पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है जिनको संजय गांधी अस्पताल रीवा में रेफर किया गया है, उसको उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन नरवाही की आग ग्रामीण बस्ती तक पहुंची है और ये आग इतना उग्र रूप धारण कर ली है कि 5 गरीबों के घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। जी शिवेंद्र, जो शख्स आग की चपेट में आया था जिसे हॉस्पिटलाइज कराया गया है, क्या स्थिति है उसकी, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं? देखिए, उसको प्राथमिक उपचार के लिए गोविंदगढ़ अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उसको रीवा मेडिकल कॉलेज जो संजय गांधी कॉलेज है वहां पे भर्ती कराया गया है। वो लगभग 50% झुलस गया है, उसकी हालत चिंताजनक है। वो व्यक्ति उसके घर में आग लगी हुई थी और वो जो कीमती सामान था, अनाज था, वो निकालने का प्रयास कर रहा था और चारों तरफ से आग से घिर गया था। बिल्कुल शिवेंद्र, अभी चूंकि जिस तरह से फायर डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, कोई नहीं पहुंचा, ये एक गंभीर चिंता का कारण है। आप भी उनसे सवाल कीजिएगा जरूर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। बुरहानपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवलिंग पर शिव पार्वती की आकृति नजर आने का दावा किया जा रहा है। दर्शन करने के लिए मंदिर में उमड़े शिव भक्त। खैराती बाजार के शिव मंदिर की ये घटना आस्था क्या न करा दे, ऐसे में शिवलिंग में शिव पार्वती की आकृति नजर आने का दावा किया जा रहा है। दरअसल चूंकि आस्था पत्थर में भी भगवान दिखाती है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। वासु, आस्था तो क्या ना करा दे, लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव की छाया नजर आ रही है शिवलिंग में, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आशीष, भारत चमत्कारों का देश है। कई तरीके की इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आई हैं, चाहे फिर वो साइंटिफिकली कभी कोई ऐसा क्रिएशन हो जाता हो या जैसा कि भक्तों की ओर से दावा किया जाता है कि उनकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के चलते इस तरह के नज़ारे दिख रहे हों। भले ही किसी चट्टान में भगवान की आकृति दिखने की बात सामने आती हो, भगवान के द्वारा जो प्रसाद और जल, दूध अर्पित किया जाता है उसको स्वीकार करने की, उसको ग्रहण करने की बात सामने आती हो, तो इसी तरीके का एक जो घटना है वो अब बुरहानपुर से सामने आ रही है, जहां पर खैराती बाजार में जो शिव मंदिर है वहां पे एक शिवलिंग में भगवान शंकर की और मां पार्वती की आकृति जो है वो देखी गई है। ऐसा वहां के श्रद्धालुओं का, लोगों का कहना है और इस पूरी घटना के बाद वहां पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहां पे एकजुट हो गए हैं, वहां पे एकत्रित हो गए हैं और इस पूरे नज़ारे को सभी लोग अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि एक
युवती वहां पर पूजा करने पहुंची थी और उसने शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेप लगाकर पूजा की थी। और भगवान शिव के ऊपर जो हांडी होती है जिससे भगवान शिव को जल जो है वो अर्पित होता रहता है, लगातार जलधारा जो है वो चलती रहती है। तो बूंद बूंद करके जब वो पूरा जल शिवलिंग के ऊपर आ रहा था, भगवान शिव को अर्पित हो रहा था और चंदन का लेप भगवान को लगाया गया, तो चंदन के लेप में कुछ इस तरीके की आकृति बन गई जिसको लेकर लोगों को दावा है कि ये भगवान शंकर और भगवान पार्वती नजर आ रहे हैं। और इसे सीधे तौर पर आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है, सीधे तौर पर एक चमत्कार से जोड़कर देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि पूजा से प्रसन्न होकर खुद भगवान शिव ने और पार्वती ने दर्शन दिए हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर जो आसपास के लोग हैं उनमें खासा जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। आशीष, और ऐसे में दर्शन करने वालों की संख्या भी वास्तव वहां बढ़ गई होगी, मंदिर में आने वालों की, श्रद्धालुओं की? निश्चित तौर पर देखिए, लगातार भक्तों का तांता लगा है। जब से ये घटना सामने आई है, लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और ये जो विजुअल्स हैं, ये जो दृश्य हैं, वो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हुए हैं, जिसके चलते दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी लोगों को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली है। तो लोगों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो वहां पर शुरू हो गया है। और देखिए, सामान्यतः इस तरीके की घटनाओं को लोग एक लोक आस्था का केंद्र जो ऐसी घटना है वो बन जाती है और कुछ ऐसा ही नजारा बुरहानपुर के खैराती बाजार स्थित शिव मंदिर में भी नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए। तो भगवान शिव और माता पार्वती ने दर्शन दिए हैं, ऐसा दावा वहां के श्रद्धालुओं के द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते आगे, खरगोन से एक बड़ी खबर, बस हादसे में घायल एक और शख्स की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या अब 24 से बढ़कर 25 हो गई है। दरअसल कल गंभीर रूप से घायल शख्स को इंदौर रेफर किया गया था। इंदौर के एक निजी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि की है और आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 24 से अब 25 ये आंकड़ा पहुंच गया है। एक और दुखद मौत। जी आशीष, ये एक दुखद खबर आई है कि मृतकों की संख्या अभी तक 24 थी, 24 से 25 हो गई। इंदौर उपचार के लिए गंभीर घायल थे। मुख्तार 32 वर्षीय हैं, ये पास का एक लिखी गांव है, वहां के थे और इनको इंदौर रेफर किया गया था। इंदौर में उपचार के दौरान निजी अस्पताल में इनकी मौत हुई है, जिसकी पुष्टि सिविल सर्जन खरगोन अमर सिंह चौहान ने की है। अब इनका शव जो है इंदौर से रवाना होकर खरगोन के लिखी गाँव लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भीषण सड़क हादसा हुआ था और उसमें अब मृतकों की संख्या 24 से बढ़कर 25 हो गई है और पुलिस प्रशासन अब जो है हादसे की जांच में जुटा हुआ, मजिस्ट्रेट जांच की भी की जा रही है। और प्रारंभिक रूप से एसपी धर्मवीर सिंह से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बस हादसे का कारण जो इस तेज रफ्तार और दूसरा ओवरलोडिंग ही बताया है। आशीष, बिल्कुल आशुतोष, और ये दुखद मामला है। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।